जय भीम। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, माताओं, नौजवानों, बुजुर्गों, मीडिया के साथियों, प्रशासन के साथियों, पुलिस के साथियों, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेतागणों, मीडिया के साथियों, आपको संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। आज आगरा की इस पावन धरती पर अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। ज्यादा नमन करता हूं आज उन महापुरुषों को जिनकी वजह से इस देश में लोकतंत्र है, जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिनके कारण आज मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आगरा की इस पावन धरती में अपनी बात को रख रहा है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, ईवी पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर यादव, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामसु वर्मा, संतराम बीए प्रजापति जी, चौधरी चरण सिंह जी, संत छोटूराम जी, मान्यवर दीना बाला वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। आगरा में भी राजस्थान का चुनाव लड़ा के आया हूं और उत्तर प्रदेश आते ही मुझे एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अभी हमारे लोग राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए तैयार नहीं हुए, वरना कुर्सियां छोड़ के खड़े रहने की आदत हमारे लोगों को नहीं होती। मैं आपकी मानसिक स्थिति को समझता हूं। हमारे लोग कुर्सियों की अहमियत नहीं समझते हैं, इसलिए कुर्सी होने के बावजूद भी बंदियों की तरह बल्लियों से चिपक के खड़े रहते हैं, लेकिन कुर्सियों पर नहीं बैठते। जो समाज कुर्सी की अहमियत नहीं समझता, कुर्सी भी उससे बहुत दूर रहती है। तो मैं अभी 1 मिनट आग्रह आपसे करूंगा कि मैंने आपको सिखाया ही नहीं, मैंने जो आपको सिखाया उसका प्रदर्शन आपको करना चाहिए। आप भीड़ नहीं हो, मैंने आपको संघर्ष करके आपके अंदर योद्धाओं के ऊपर भरे हैं। मैंने आपको भीड़ बनना भी नहीं सिखाया। तो इसलिए मेरे इशारों को मुझे भरोसा है कि आप बिना कहे समझ जाओगे। मैंने संघर्ष किया है, मैं रानी का बेटा नहीं हूं। मैं संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों के साथ मैंने संघर्ष किया है वो नालायक लोग नहीं है। कुछ लोग उनमें से इतने समझदार नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादातर लोग समझदार हैं जिन लोगों ने मेरे साथ संघर्ष किया है। वो शायद इतना संघर्ष उत्तर प्रदेश में हम कर चुके हैं कि वो कुर्सी की अहमियत को समझ जाएं। जो नहीं समझे हैं उनको समझाने के लिए अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। वो जो एक नारा लगता है कि भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप सच में संघर्ष मेरे साथ मिलकर करने लग जाओ तो संघर्ष ही खत्म हो जाएगा। अभी तो आप कभी कभी ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुझे देखने आते हो। यह जो दुख तकलीफ अन्याय अत्याचार में सहता हूं आंदोलन में, इसलिए शायद मेरी हालात को देखने आते हो कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बस कुछ बच गए। ये भीड़ है, ये संगठन के लोग नहीं है, ये तो सबकी जगह आती है। ये हमारे संगठन के लोग नहीं है, ये तो भीड़ है। ये तो जहां डुगडुगी बजती है ये वहीं जाते देखने के लिए, शक्ल दिखाने के लिए। इनकी गलती नहीं। जो हमारे जिम्मेदार लोग थे वो तो अपनी जगहों पर चले गए। साथियों,
इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, जिला, विधानसभा और प्रदेश की चोटी के नेता, राष्ट्रीय कमेटी के हमारे नेता और उसी श्रेणी में भीम आर्मी, वॉलेंटियर फोर्स, युवा मोर्चा, मिशन 78 के भी हमारे सभी सम्मानित नेता मेरे साथ चल के आए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी नेम सिंह जी, रामपाल जी, राम गोपाल जी, सत्य प्रकाश बोली जी और वो सभी सम्मानित नेता जो दिन रात मेहनत कर रहे थे इस जिले के, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बड़ा शानदार और मजबूती से सफल कराने का प्रयास किया। अभी बीमार होने के कारण आज यहां नहीं पहुंचे हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर चौधरी महेंद्र सिंह जी। मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। उनके अनुभव की जरूरत अभी आजाद समाज पार्टी को बहुत। राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भाई वीरेंद्र कुमार श्रीश जी, योगेंद्र भाटी जी, यहां के जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में पहले जिला पंचायत चुनाव में जिन्होंने रिजल्ट देकर साबित किया, फिर नगर पंचायत, नगर पालिका चुनाव में सभी जिलों में आजाद समाज पार्टी के पार्षद, सभासद, चेयरमैन जिताकर दिन रात तन धन जुटाकर उनका और उनके साथियों के सहयोग से मैं तो उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत कम समय देता हूं, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर रहे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी, जिनके नेतृत्व में लगातार आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक ताकत हासिल कर रही। और मेरा यह विश्वास है कि लोकसभा के चुनाव तक अपने साथियों की मेहनत के बलबूते संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बाद आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी 2024 के चुनाव में बनने जा रही। मुझे जहां नौजवानों के संघर्ष पर भरोसा है, वही पार्टी के सीनियर नेताओं के अनुभव और संघर्ष पर भी भरोसा है कि जिस संकल्प के साथ वो मैदान में आए हैं, वो संकल्प भी जल्दी पूरा होगा। मगर काशीराम साहब कहा करते थे कि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हजार होते, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते। एक सच्चे की तमन्ना के साथ हम लोग इस आंदोलन में निकले, और आप ये जानते हैं कि आंदोलन के शुरुआत में ही लगभग 16 महीने 10x6 की एक कोठरी में समाज के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ते हुए लगभग 500 से ज्यादा रातें मैंने जेल में काटी। उसके बाद देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में भी मैंने 2 बार, एक बार जब दिल्ली में सदगुरु रविदास जी का गुरु घर तोड़ दिया, देश के साथियों के साथ हमने आंदोलन किया और लगभग 2 महीने से ज्यादा हमने 96 लोगों ने जेल काटी। फिर जब एनआरसी को लागू करने के लिए सरकार ने दमखम लगाया और मुस्लिम भाई पूरे देश में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, उनकी पीड़ा को समझते हुए
पूरे देश में भीम आर्मी ने आंदोलन किया और बड़े आंदोलन में लगभग 29 दिन दिल्ली में गिरफ्तार होकर दोबारा मैंने तिहाड़ जेल में संघर्ष किया और परिणाम यह हुआ कि सरकार को अपना एजेंडा, चुनावी एजेंडा रोकना पड़ा। उनको ये समझ आया कि जब जब आप जाति और धर्म के नाम पे अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट करने का काम करोगे तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता संविधान के आधार पर काम करते हुए आपको रोकने का काम करें। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ। जब देश का किसान, उसके खिलाफ जो कानून बने, उन कानूनों के लिए कि वो कानून किसी तरह से खत्म हो जाए, लगभग 1 साल से ज्यादा 13 महीने का आंदोलन उन्होंने किया। उनके हर मोर्चे पे उनकी पीड़ा को समझते हुए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने उनको मदद की, संघर्ष किया और अंत तक किसानों की जीत हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए कानून वापस लेने का काम किया। उसके बाद जब महिला पहलवानों का अपमान हुआ और उनके ऊपर जुल्म हुआ, उनकी लड़ाई लड़ने का काम, उनको बल देने का काम भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान नेताओं ने, संघर्षी नेताओं ने किया। और लगातार एक लंबे समय तक मैं दिल्ली में उनके बीच रहा। अंत सरकार डरी सहमी हुई और उस बाहुबली पे मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तारी का वादा किया। और जिस दिन मैं झारखंड रैली में गया, छल करते हुए पहलवान बेटियों को मारपीट करते हुए उनके कपड़े फाड़ते हुए वहां से हटा दिया। ये बातें मैंने इसलिए आपको बताई कि जब जब भी किसी में अन्याय अत्याचार हुआ, चाहे राजस्थान में नासिर जुनैद पे हमला किया गया, तथाकथित गोरक्षा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे देश भर में मुस्लिम लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उन्होंने 2 बच्चों को राजस्थान से उठाया और इतना पीटा कि जब वो मरने के हालात में चले गए, पुलिस को देने चले गए, पुलिस ने मना कर दिया। तो बड़े तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हिसार के जंगलों में ले जाके उन दोनों बच्चों को पेट्रोल छिड़क के जला दिया। उसके आंदोलन को भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में चारों प्रदेशों में जिला मुख्यालय में हमने लड़ा। तब जाके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की आवाज सुनने का काम किया। आपको याद है मैं आगरा में कब आया था, जब एक बिटिया जिसको तेजाब डाल के जला दिया गया, संजली बहन को न्याय दिलाने के लिए। फिर मैं दोबारा आया जब भाई अरुण वाल्मीकि को पुलिस के कर्मचारियों ने थाने में पीट पीट के मार दिया। तब मैं उनके परिवार से मिलने और न्याय दिलाने के लिए आया। आज भी जब मैं यहां पहुंचा तो 2 एप्लीकेशन मेरे पास आई। एक अरुण वाल्मीकि जी के परिवार की है, जिनका परिवार मुझसे मिलने आया, और वो बच्ची भी मैंने देखी 2 साल पहले, जब वो बहुत छोटी थी, 1 महीने की भी नहीं थी, जब सत्ता के संरक्षण में जो गुंडे, सब लोग तो बुरे नहीं है वर्दी पहनने वाले, लेकिन कुछ लोग हैं जो वर्दी का दुरुपयोग करते हैं, जिन्होंने भाई अरुण वाल्मीकि को पीटा, उनके परिवार को पीटा। अभी अभी उन्होंने मुझसे बताया
कि जो सरकारी नौकरी, सरकारी आवास का वादा किया था, एक झूठे कागज पे हमसे साइन कराए थे, वो नौकरी का वादा और आवास का वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। हालात तो ये हैं कि उनके परिवार की लाइफ तक काट दी गई और मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, एप्लीकेशन में लिखा है उस परिवार ने, क्योंकि उनके परिवार का कमाने वाला व्यक्ति चला गया तो परिवार का पालन पोषण घर घर बर्तन मांझ के मेरी बहन को करना पड़ रहा है। ये बहुत तकलीफ दे। इसके पास ही मैं लौटा जब हाथरस में हमारी बहन को मनीषा वाल्मीकि के साथ अन्याय हुआ, जब उसकी लाश को, मेरी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है, अगर पुलिस के लोग ईमानदारी से अपना काम करें, संविधान के दायरे में अपना काम करें तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पे बहन मनीषा को उनके परिवार की इजाजत के बिना पेट्रोल डाल के कचरे की तरह जला दिया तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता। और मुझे ही नहीं, देश के हर एक उस व्यक्ति को गुस्सा आना चाहिए जिनके घर में बच्ची है, जिनके घर में बहन। क्योंकि अगर किसी भी बहन का अपमान होगा और उसके अपमान में हम लोग चुप रहेंगे तो ये आगे आने वाले हत्याकांड को, घटनाओं को दावत है। अगर आप एक घटना पे चुप रहोगे तो कल दूसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा, तीसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा। सम्मानित मेरे साथियों, ये सारे संघर्ष की बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि संघर्ष तो मैं अपनी हिम्मत से बढ़ के कर रहा हूं। खूब झूठे मुकदमे, जेलें मैंने काटी, सीरिया ईडी इनकम टैक्स मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि ना मैं किसी धरना सेठ परिवार में जन्मा हूं और ना ही मैंने एक सिंगल पैसे का भी कोई अपराध किया, कोई भ्रष्टाचार किया। जब हाथरस का इश्यू हुआ तो मुख्यमंत्री ने बयान दिया, मीडिया के लोगों ने भी चलाया कि वहां 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। मैंने चैलेंज किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान किया मुख्यमंत्री जी, अगर एक पैसे की भी फंडिंग की आप साबित कर दो तो चंद्रशेखर आजाद राजनीति छोड़ के घर चला जाएगा, जो सजा आप दोगे उसको स्वीकार करेगा। लेकिन अपने पाप छिपाने के लिए जो झूठ आप बोल रहे हो, अगर आप में हिम्मत है तो अगर आप साबित न कर पाओ तो आप माफी मांगो इस समाज से कि आप उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते, लेकिन आप किसी ईमानदार व्यक्ति पर इल्जाम लगा सकते हो। कई संघर्ष राजस्थान में भी हमने लड़े, अब उन संघर्षों को छोड़ो और उत्तर प्रदेश के बारे में सोचो। उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से, अवसर की वजह से कभी आपके पास राजनीतिक ताकत थी, और जब मैं इस बात को पूरी करूंगा उस बात से पहले मैं ये भी आपको याद दिलाऊंगा कि राजतंत्र में राजा महाराजाओं के हाथ में अधिकार थे। राजा महाराजा जो तय कर देते थे वो कानून बन जाता था। उनके मुंह से निकली हर एक बात जनता के लिए सर्वमान्य होती थी। लेकिन फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम के संघर्ष से इस देश में लोकतंत्र आया, और जब वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के हर व्यक्ति को दिलाना चाहते थे, उनको रोकने के लिए तमाम तरह की बातें आई। उस समय के ताकतवर लोग ये कहते थे कि वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बड़े बड़े जमींदार, वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो लगान देते, वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बिजनेसमैन,
जिनके बड़े बड़े व्यापार है, वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बहुत पढ़े लिखे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर चंद लोग फैसला करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, तो लोकतंत्र के क्या मायने। जब हर बालिग व्यक्ति फैसला करे, चुने, तब जाके लोकतंत्र असल मायने में आएगा। और वो चाहते थे, जब उन्होंने वोट का अधिकार दिलाया तो उन्होंने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट वोट से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। उन्होंने संविधान सभा में चेतावनी देते कहा कि आज हम दोहरी जीवन में कदम रख रहे हैं, जहां राजनीति में वन वोट, उसकी वन वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश में सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी होगी, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र नहीं बनेगा, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता में समानता की बात करना लगभग मजाक बन जाएगा। इसलिए मैं सबको ये कहता हूं कि हमें सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सम्मानित मेरे साथियों, बाबा साहब की बात, इसको कहने का मतलब ये था कि राजनीति में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में गैर बराबरी तब दूर होगी जब सामाजिक गैर बराबरी दूर हो जाएगी और आर्थिक गैर बराबरी दूर हो जाएगी। आज भी हम उसको झेल रहे हैं। आज भी जबकि भारतीय संविधान छुआछूत भेदभाव को नकारता है, लेकिन फिर भी देश भर में जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार होते हैं, भेदभाव होता है, ऊंच नीच होता है। और आर्थिक विषमता इतनी है कि लोग लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, पक्के मकान नहीं है। और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घर पलने वाला कुत्ता भी वो एसी में सोता है, बड़ी गाड़ी में घूमता है, जो नाश्ते में दूध पीता है और खाने में उसको फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट मिलते हैं, लेकिन हजारों लोग भूखे पेट सो जाते हैं क्योंकि उनके घर में खाने को राशन नहीं। ये विषमता दूर हो, इसलिए बाबा साहब का प्रयास ये था कि जिन लोगों को राजतंत्र में अधिकार नहीं थे, अगर वोट की शक्ति उनके पास चली जाए और वो अपनी वोट का सही प्रयोग कर रहे समझदारी से, तो उनका भी राज आ सकता। उत्तर प्रदेश में माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में आपने प्रयास किया और एक समय ऐसा था कि आपकी राजनीतिक हैसियत थी, लेकिन आज आप महसूस करो, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं, हमारे संघर्ष पर सवाल खड़ा करते हैं, आज आप महसूस करो कि 2012 में हम लोग नहीं थे, 2014 में जब वो सुनने में हम लोग नहीं थे, 2017 में जब वो 18 सीट पे हम लोग नहीं थे, 2019 में जब मिले गठबंधन में वो 10 सीटों पे तब हम लोग नहीं। हमने तो इस काम को तब शुरू किया 2020 में, जब हमने देख लिया कि इनको कुछ करना ही नहीं है, ये इनको सिर्फ चुनाव लड़ना है। इसके बाद 5 साल जो जुर्म जाति अन्याय अत्याचार वर्गों पर होते हैं, उनकी आवाज उठाने का इनका कोई मतलब नहीं है। और जो भाजपा की सरकार आरक्षण के खिलाफ साजिश कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ साजिश कर रही है, संविधान की हत्या करने का काम कर रही है, सारी सरकारी नौकरी को खत्म कर रही है,
ये उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तब हम लोगों ने तय किया कि अब ज्यादा दिन तक रुक के फायदा नहीं है। अगर ज्यादा दिन हम रुके रहे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, ये देश फिर से राजतंत्र के हाथ चला जाएगा, जिसका प्रयास मोदी जी कर रहे हैं कि चंद पूंजीपतियों को मजबूत कर रहे हैं और बाकी व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को खत्म कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरी हमें पैरों में खड़ा करती थी, उस सरकारी नौकरी को खत्म कर रहे हैं। ठेका, संविदा, इनके नाम पे आरक्षण की हत्या करके अपने लोगों को बिठा रहे हैं, लेटरल एंट्री से अपने लोगों को बिठा रहे हैं। तब हमने इस काम को शुरू किया और आज आपके संघर्ष से देश भर में चर्चा है कि राजस्थान को 3 तारीख के जो परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम ऐतिहासिक होंगे। आजाद समाज पार्टी के बिना, आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनेगी राजस्थान में। अगर आज ऐसा माहौल हुआ है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और मुझे संघर्ष करना आप लोगों ने सिखाया, मुझे ताकत आप लोगों ने दी है। अगर आप लोगों ने संरक्षण न किया होता, मेरी साथ न दिया होता, तो शायद आज राजस्थान में ये विश्वास और प्यार मजबूत नहीं होता। राजस्थान के लोगों ने तो मन बना लिया, उन्होंने सारे नेता देख लिया, उनको समझ आया कि आजाद समाज पार्टी को ताकत देगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी हमारे लोग इस काम को जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अरुण को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मनीषा बहन के परिवार को जो वादा मुख्यमंत्री ने किया था सरकारी नौकरी का, आवास का, वो पूरा क्यों नहीं हुआ? उसका एकमात्र कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को लगता है, क्योंकि अभी अभी वो दलित सम्मेलन कर रही है और बहुजन समाज पार्टी ने उनको वॉकओवर दे दिया। आप ये महसूस करो कि जब कोई दुश्मन हमारे लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए हमारी बस्तियों, हमारी गलियों में, हमारे कस्बों में आए, तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को उनका विरोध करके अपने समाज को उनका सच बताना चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अभी दलित सम्मेलन बुलाए, उसका एक जवाब बहुजन समाज पार्टी ने नहीं दिया। इसका मतलब उनके नेता ये तय कर चुके कि हम तो कमजोर हो ही रहे हैं, अब ये अगर समाज बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन छोड़ के भाजपा की तरफ चला जाए तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सोचो कि अगर ये समाज अपनी राजनीतिक हैसियत छोड़ के नहीं गया और पिछड़ा को बन गया, तो इनके हिस्से में क्या आएगा? उत्तर प्रदेश में आप बहुजन समाज के लोग इतनी संख्या में हो कि अपनी ताकत अपने बलबूते बना सकते हो। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 6800 घोटाला तो हुआ 20,000 पदों पर, लेकिन 6800 पद सरकार ने रिलीज किए। मैं जब चुनाव में था तो देख रहा था कि वो बच्चे रोज भाजपा कार्यालय या सड़कों पर आंदोलन करते हैं, उनको पीट के भगाने का काम भाजपा के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बैठे दलित पिछड़े वर्ग के नेता, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अगर आप इन पार्टियों में पिछलक्कू बन जाओगे तो क्या ये आपको सम्मान सम्मान का जीवन दे पाएंगे? अपने मन से सोचो। वो भी चाहते हैं कि आप उनके दलों में आ जाओ। उसका कारण है आपके पास वोट है, वो आपका ध्यान नहीं करते। आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा बच्चों कुर्बानी से मिला वोट, वो इस बात को जानते हैं कि इनके पास वोट है, इनकी जरूरत है। लेकिन महसूस करो, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी में नेता है, समाजवादी पार्टी में भी जो लोग नेता है, वो अपने नेताओं को बाईपास करके क्या आपकी आवाज उठा सकते हैं? जब वो आपकी आवाज नहीं उठा सकते
ऐतिहासिक था, वो इतिहास में लिखा गया। उसका कोई जवाब नहीं, आपको सहना भी पड़ा। सहना तब पड़ता है जब आप कर लेता हाथ पीछे खींच रहे। 2 अप्रैल 2018 को आपने संघर्ष किया, जब 12 बजे तक बड़ी भीड़ जुटी, तब तक तो सब लोगों ने कहा हम भी शामिल है, हम भी शामिल है। लेकिन जब विरोधियों ने हमारे लोगों पे गोले चलाने का काम किया, लाठियां को पीटने का काम किया, तो जिन नेताओं के भरोसे आप लड़ रहे थे उन्होंने कहा हमारा इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं। भाजपा को ताकत दे दी कि ये नौजवान जो अपनी जान की बाजी लगा के समाज की लड़ाई लड़ रहे उनको पीटो। और परिणाम ये हुआ कि हजारों लोग जेल गए और पुलिस ने जेल में पकड़े जाने के बाद इतनी लाठियों में पीटा मेरे भाइयों को, हजारों लोगों को राशुका लगी, तमाम तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा। आप सब लोग बताओ, क्या किसी पार्टी ने आपके हुए अन्याय के खिलाफ आंदोलन किया क्या? आप अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने, उनकी रक्षा करने खुद आए। आज पूरे देश में पुलिस से पहले भीम आर्मी के नौजवान अन्याय होने पर जाते और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते बिना किसी स्वार्थ के। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर आपके 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस करा के दिखाऊंगा। आप मेरी बात को याद रखो, चाहे मुझे कुछ भी संघर्ष करना पड़े, चाहे मेरी जिंदगी जेल में क्यों न कट जाए, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं होने दूंगा सरकार का। आप चिंता मत करो। लेकिन आप भी सोचो मेरे साथियों, इस लोकतंत्र में जब तक आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाओगे तो आपके साथ ये जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होता है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए और यहां से आप कुछ सीख कर नहीं जाते और जाके उस काम को अमल में नहीं लाते, तो फिर ताकत कैसे बनेगी? ये लोकतंत्र है, संगठन में शक्ति है। अगर आप संगठन का काम बराबर नहीं करते, अपनी बूथ की कमेटियां, सेक्टर की कमेटियां, विधानसभा की कमेटी, जिले कमेटी और जो हमारे पार्टी के फ्रंटल संगठन है उनकी कमेटियां नहीं बनाते, जिम्मेदारी नहीं उठाते, तो आपकी ताकत कैसे बनेगी? आप ये सोचो, आपकी पार्टी का संगठन कोई दूसरी पार्टी के लोग बनाएंगे क्या? अब जिन नौजवानों पर मुझे भरोसा है कि वो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, वो हाथ में कैमरे लेके वीडियोग्राफर बनना चाहे, फोटोग्राफर बनना चाहे, तो आंदोलन कैसे कामयाब होगा? मैं आ जाऊं तो आ जाओ, और फिर जो जमीनी काम जिले पे करना वो ना करो। मैं आ जाऊं तो बड़ी संख्या में नारे लगाओ और जाके अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी न उठाओ, तो ताकत कैसे बनेगी? मैं भी देखता रहता हूं कौन काम कर रहा है और कौन मुझे सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए आता है। मैं ये भी जानता हूं, हमारे अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहां बैठे और हमारे भंते जी भी अब सीनियर लोग यहां बैठे। मैं ये भी जानता हूं कि आगरा के जो लोग हैं वो सक्षम लोग हैं, वो किसी कमजोर के साथ नहीं खड़े होते। मानव से पहले जब वो यहां चुनाव लड़ती थी उनको 1000-1200 वोट मिलते। जब मानव में अलायंस हुआ तो आपके अंदर हिम्मत जागी और आपने ताकत बनाने का काम किया। मैं आगरा के लोगों का स्वभाव जानता हूं, अलीगढ़ के लोगों का, हाथरस कासगंज के लोगों का। आज कमजोर के साथ नहीं खड़े होते, इसलिए हमने राजस्थान में जाकर ताकत बनाने का काम किया कि आप भी जागो, आप भी मेहनत करो, आप भी लापरवाह मत बनो। राजस्थान में ताकतवर हो जाएंगे, उससे उत्तर प्रदेश की समस्याओं का हल नहीं होगा। राजस्थान में ताकतवर हो जाएंगे, इससे उत्तर प्रदेश के बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी हो रही है उसका जवाब नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो गरीबों की जमीन दबाई जा रही है, आरक्षण का प्रावधान खत्म किया जा रहा है, घोटाले हो रहे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, उसका लाभ नहीं मिलेगा अगर राजस्थान में ताकतवर होंगे। अगर उत्तर प्रदेश में ताकतवर होंगे तब इसका लाभ आपको मिलेगा।
किसी भी संगठन की ताकत होती है उसके कार्यकर्ता, नेता नहीं होते। नेता तो कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनता है, लेकिन अगर भीड़ अपना काम ना करे, अपनी जिम्मेदारी ना अदा करे, तो कामयाबी नहीं मिल सकती है। मैं मंच पे भी जो हमारे नेता उनसे भी कहूंगा, अगर सच में कुछ बना के दिखाना है, ताकत अर्जित करनी, तो मेहनत करो, शकल दिखाने का काम मत करो। मैं आता हूं तो मंच पे आ जाते हो सब लोग, और फिर दोबारा तभी आते हो जब मैं आता हूं। उसके अलावा जो बुनियादी काम है, डाल के गली गांव में जब संगठन बनाने का, अपनी जिम्मेदारी अदा करने का, वो नहीं करते। और फिर चुनाव के भी सोचते हो कि आपकी ताकत बन जाएगी। कैसे बन जाएगी ताकत? ये बैनर लगाने से ताकत नहीं बनेगी। ये राजधानी है आगरा, क्या हालात है इसमें आपको सोचना चाहिए। जब तक आप जाके अपनी बात नहीं समझाओगे, जब तक आप जाके अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे। लोग तो सीधे बच्चे हैं, उनको जो कह दिया जाता है वो उसी को मानने लग जाते हैं। वो क्या जाने कि किस तरह जान हथेली पर के भीमान में अगर समाज पार्टी के लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज आपको हालात पता है क्या है? 2024 के बाद हो सकता है इस देश के संविधान को बदल दिया जाए। इस देश का संविधान है तो आपके लिए कुर्सियां हैं, आपके लिए मंच है, आप पे वोट देने का अधिकार है। इस देश का संविधान आया तो आप पे नौकरी व्यापार करने का अवसर मिला। आपको इस देश का संविधान आया तो आपका सम्मान बढ़ा, आपको समानता का अधिकार मिला। आपको क्या लगता है उस संविधान की रक्षा कोई और करेगा क्या? उस संविधान को लागू कोई और कराएगा क्या? आज संविधान दिवस है, हमारे लोगों ने संविधान का कितने मोह समझा। अगर ये संविधान नहीं है तो आपकी हैसियत क्या आपने कभी महसूस किया? अगर ये संविधान नहीं है तो महिला को क्या अधिकार है आपने कभी महसूस किया? एक एप्लीकेशन मेरे पास और है, एक बच्ची है, पुलिस के लोग यहां हैं, ये बच्ची है कामनी प्रजापति, इसकी उम्र 13 साल है और इनके पिता है भगवान दास प्रजापति जी, निवासी लॉयंस कॉलोनी दयालबाग। पुलिस के लोग यहां हैं, इनकी बच्ची इनको आने दो भैया, ऐसे क्यों कर रहे हो? 1 महीने से गायब है। नालायक लोग ये कहां बिठाएंगे आपको? कुछ नहीं, आप रो मत, रो मत, रो मत, रो मत। इनकी बच्ची 13 साल की बच्ची 1 महीने से गायब है और अभी तक कोई खबर नहीं है। मुझे इस बात का दुख है, मगर मैं करूं क्या? आप लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करोगे, मजबूत नहीं करोगे अपनी पार्टी को, तो राजनीतिक ताकत मेरे हिस्से में नहीं आएगी। नहीं आएगी तो पुलिस मेरी बात क्यों सुनेगी? जब तक उनके अंदर ये भय न पैदा हो कि कब चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी ताकत और होकर सत्ता में आ जाएगी, और फिर अगर हमने उनके कहे गए सही काम नहीं किया तो ये हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, मुकदमे दर्ज कराने में, जेल भेज देने में, नौकरी लेना क्यों करेंगे मेरे साथ से काम? आज अगर गरीबों को उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है, उसके जिम्मेदार आप लोग, क्योंकि आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बना रहे, आप अपना काम नहीं कर रहे। अगर आप जिम्मेदारी से अपना काम कर लो और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके अपनी ताकत बना लो
और आपके हिस्से में भी राजनीतिक ताकत आ जाए तो कोई जनजातीय अन्याय अत्याचार किसी बच्ची पर नहीं हो सकता है। एनसीआरबी का डाटा करो कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तुम्हारी वजह से। मुझे सरकार से कोई वो नहीं है शिकवा, क्योंकि मैं जानता हूं सरकार तो यही करेगी, जिनकी सरकार है उनका काम करेगी, आपका काम नहीं करेगी। आपको उनमें कभी कभी भाई अपने नजर आते हैं, आपकी जाति धर्म के लोग जो उन पार्टियों में कभी कभी आप उनके साथ जाना चाहते हो, लेकिन जब आपका जुर्म होता है आपको एहसास होता है आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। इन्होंने लिखा है भाई चंद्रशेखर जी, आप बहन बेटियों की रक्षा करने वाले और न्याय दिलवाने वाले भगवान हो। मेरे माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती और निवेदन करता हूं कि आप ही हमें न्याय दिला सकते हो। क्या करूं मैं, कैसे दिलाऊं न्याय, आप सोचो। जब तक आप अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करो, जब तक आप ये जो टोपी आपने पहनी है टोपी पहनाना मुझे बंद नहीं करोगे कि मेरे सामने मुंह दिखाई बात करो काम करो, तब तक नहीं बनेगा। जिम्मेदारी जब तक नहीं उठाओगे, अपनी गली बस्तियों में जाओ और ये पूछो कि जब बाबा साहब ने कहा था कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, तो चंद्रशेखर आजाद में क्या करिए। अगर कुर्सी की कोई लालच होता तो अपना दल न बनाकर विचारधारा का राज माननीय काशीराम साहब के सपनों, बाबा साहब के सपनों का किसी भी पार्टी में मैं और टिटौर साहब और श्री जी किसी पार्टी में जाकर एमपी एमएलए बन जाते, लेकिन उन दलों से आपको न्याय नहीं दिला पाते, आपकी आवाज नहीं उठा पाते। इसलिए तब बनाया मैं अकेला कितनी मेहनत करूंगा जब आप लोग मेहनत नहीं करो। मैं तो धन्यवाद दूंगा टिटौर साहब का, मैं धन्यवाद दूंगा कि वो और उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रही है। मगर मैं आपको भी कहूंगा कि आप भी अपने काम को जिम्मेदारी से अदा करें। एक और एप्लीकेशन मेरे पास है, इनके पति गान और मुझे लग रहा है 8वें महीने की घटना है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जानकारी नहीं मिली। कहाँ रहती है? अलीगढ़। यहाँ पर कैसे आई? अलीगढ़ से मुझे थोड़ा सा समय, अपना नंबर लिखवाओ। किराए पे रहते हैं आप, मुझे थोड़ा सा समय, ठीक है? पकड़े के ना दीजिए, आप चिंता मत करो, ये भी करो। ये इनके वाली एप्लीकेशन है और ये दो अलग अलग। आप बैठ जाओ, चिंता मत करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। रोना पड़ेगा, ऐसे चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो उत्तर प्रदेश में। कब आपके घरों तक आग लगे, आपके घरों तक आ जाए। मैं तो कह के थक चुका हूं और आगे मैं उम्मीद करके आगे आया हूं कि आप जागोगे, आप अपनी ताकत बनाओगे, मेहनत करोगे, आप संघर्ष करोगे, आप दूसरी पार्टियों सीख लो। 10 साल पहले बनी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 10 साल पहले आपकी वोटों में बन गई। आप सीख लो, उनके पास कुछ नहीं है, बेस वोट भी नहीं है। आप देखो कि आप कितने कमजोर बन गए उत्तर प्रदेश में, क्या आप अपनी राजनीतिक हैसियत मजबूत नहीं कर पा रहे हो। मैं तो इस लड़ाई को लड़ रहा आप सबके सहयोग से। मुझे ये भी नहीं पता है कि कहां से कौन सी गोली इस बार मेरे सीने के पास जा रही, नहीं पता है मुझे।
और यहाँ जो लोग खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में तो कई हत्या ऐसे हुई, मीडिया के रूप में चले और गोली मार के हत्या करके चले गए। और ये पता होने के बावजूद हमारे पुलिस के साथ वहां बैठते, देखो कुर्सी पर आराम से बैठे। आप समझो उनके लिए आपकी जीवन की कोई अहमियत नहीं है। आपको समझ आता है नहीं आता? ये तब तक पुलिस सरकार के होती है, तब तक अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करेंगे जब तक आप मुझे राजनीतिक ताकत नहीं दोगे। और जिस दिन आप मुझे राजनीतिक ताकत दे दोगे, ये आपके घरों के दफ्तरों के बाद सलाम करते दिखाई देंगे आपको पूछा होता है। अगर यहां पर घटना घट जाए इनको कोई मतलब नहीं है। इनको यह नहीं पता कि जो तनख्वाह इनको मिले वो हमारे टैक्स की है, ये जितने लोग बैठे उनके टैक्स की है। आपको संविधान की ताकत को समझना चाहिए। मेरे लोगों को बैठ जाओ, उनकी तरफ ध्यान हटाओ, उनसे मेरी बात पर ध्यान लाओ। आपको संविधान की ताकत को समझना चाहिए। ये संविधान आपको शक्ति बढ़ाने का अवसर देता है 5 साल बाद। अभी आपके हाथ लोग विधानसभा के चुनाव दूर है, लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी है लोकसभा और विधानसभा की। आपको अभी से मेहनत करनी है। अगर आप चाहते हो आपकी राजनीतिक हैसियत बने, अगर आप चाहते हो आप अपने पैरों पर खड़े हो, अगर आप चाहते हो कि सरकारी नौकरियां बचे, अगर आप चाहते हो कि बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि गरीब की बेटी की तरफ कोई आम उठा के न देखे, अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाली पीढ़ियों को इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, अगर आप चाहते हो कि नौजवानों को रोजगार मिले, अगर आप चाहते हो किसान को उसकी फसल का दाम मिले, अगर आप चाहते हो कि मजदूर को न्यूनतम वेतन मिले, अगर आप चाहते हो कि कलम की ताकत हो मेरे पास, जिसकी बदौलत मैं अपने क्षेत्रों में बड़े बड़े रोजगार के अवसर पैदा करके गरीब लोगों के पैरों में खड़ा कर सकूं, बहन बेटियों को सुरक्षा का माहौल दे सकूं, तो आपको उत्तर प्रदेश में इस काम को शुरू करना पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा। हर दिन 2-4 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी अपनी राजनीतिक पार्टी को ताकत देने के लिए। आपको लापरवाही बंद करनी पड़ेगी। आप दूसरे नेताओं की तरह जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप कुर्ते डांट के नहीं घूम सकते हो। आप बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर जैकेट पहन के नहीं घूम सकते हो। अगर ये फिल्में घूमना चाहते हैं तो पहले की हैसियत भी बनाओ, उनका दिखावा मत करो। वो तो धरना सेठ है, उनके बड़े बड़े करोड़पति साथी है, आपका क्या साथी? मैं भी चुनाव में होकर आया, वो तो अच्छा हुआ कि भाई हनुमान जी बेनीवाल ने इतने साधन उनके समाज में जुटाए थे, उनके संगठन ने, कि हमने हेलीकॉप्टर से वहां प्रचार कर लिया। आप सोचो, मैं सवाल छोड़ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा, एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में जाने में समय लगेगा, प्रचार में 15 दिन का समय होगा। कैसे होगा प्रचार? ऐसा थोड़ा ही है। भाजपा के लोगों को तो बहुत पैसे हैं, कांग्रेस के लोगों को, समाजवादी वालों को भी बहुत पैसे हैं, वो तो चले जाएंगे। मैं कैसे जाऊंगा? आप कहोगे आओ प्रचार कर दो, रैली कर दो, कैसे आऊंगा? वो ऐसा थोड़ा है कि हमारी नई पार्टी है, हमें कहीं 15 दिन फालतू प्रचार कर लो, ऐसा थोड़ा होगा। हमें भी उतने कम दिनों में अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए आपसे कहता हूं, अपनी पार्टी को जैसे आपने सहयोग किया है, थैली देके एक पैसा अपनी मेहनत की कमाई से पेमेंट टू सोसाइटी, जो बाबा साहब कहते थे, एक पैसा जुटा के अपनी पार्टी को भी आर्थिक रूप से मजबूत करो कि आपकी पार्टी किसी के ऊपर निर्भर न रहे, आपकी पार्टी धनबल से भी मजबूत हो और आपकी पार्टी संख्या बल में भी मजबूत हो और आपकी पार्टी आगे भी बढ़े, क्योंकि आपकी पार्टी ही आगे उत्तर प्रदेश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का माहौल देगी। आपकी पार्टी ही बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करेगी। आपकी पार्टी ही माननीय काशीराम साहब के अधूरे सपनों को पूरा करेगी।
पार्टी ही सरकार में आने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करेगी। जो आर्थिक रूप से गरीब है, बीमारी होने पर उनको अच्छा इलाज देने का काम करेगी और भारतीय संविधान की रक्षा करने का काम करेगी। अगर आज संविधान पे खतरा है, इसका मतलब जितने भी दल है भाजपा से वो अपने काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। जैसे 2 अप्रैल की जिम्मेदारी आपने अपने कंधों में उठाई थी, ऐसे अपने इस आंदोलन की जिम्मेदारी की आप अपने कंधों पे सिर्फ मुंह दिखाई काम करोगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। और अगर मेहनत से काम करोगे, ईमानदार से काम करोगे, संघर्ष करोगे तो फिर आपके हाथ में ताकत आएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे आगरा के बाद क्षेत्रवासियों, क्या आप चाहते हो आजाद समाज पार्टी ताकतवर बने? दोनों हाथ उठा के बताओ, कौन बनाएगा ताकतवर इसे? जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ताकतवर कैसे बनेगी बताओ? क्या एक जाति एक धर्म से बन जाएगी? तो बहुजन समाज बनाओ। पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुर्जर, सैनी, निषाद, कुर्मी, यादव, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई सब भाइयों में इकट्ठा करो। दलितों की जो सब जातियां, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक सबको इकट्ठा करो। जो बहुजन समाज है उन सबको इकट्ठा करके भाईचारा बनाओ, भाईचारा कमेटी बनाओ, सम्मान से करो और सदस्यता अभियान चलाओ। गली गली में, गांव गांव में सदस्यता अभियान चलाओ और ताकतवर बनो, लोगों को जोड़ो। और जब संख्या में तैयार हो जाए तो अपने बीच के व्यक्ति को जिता के विधानसभा भेजो, तब आपकी ताकत बढ़ेगी। इस बार आप आगरा पे संकल्प ले लो कि उत्तर प्रदेश से भी आपको हर हाल में अपने लोगों को लोकसभा विधानसभा भेजना ही भेजना है। उसके लिए आप जो संगठन के लोग हैं उनको आज से लग जाना है, अपने बूथ सेक्टर तैयार करना है, विधानसभा कमेटियां जरूर करनी है और वंचित वर्ग की सभी जातियों को इकट्ठा करके उनको संगठन में जिम्मेदारी देके उनके समाज को भी जोड़ के सम्मान को ख्याल रखते, अधिकार का ख्याल रखते, उनको भी भाईचारा पैदा करके आगे बढ़ाना। जब आप ये काम करोगे तब आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी और जब आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी तो आप लोग मजबूत होंगे। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहां से पढ़ूंगा और आशा और उम्मीद करूंगा, आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप खड़े हो जाए अपनी जगह पे। आपसे भी आग्रह करूंगा, सब अपनी जगह खड़े हो जाएं। और मेरे साथ हो रहा है, तुम लोगों ने आज निराश किया वो जो उधर खड़े हो। मैं शक्लें याद रखता हूं और मैंने इसलिए तुम्हारा फोटो भी खिंचवाया। जब तुम्हारी बस्तियों में उसमें आऊंगा फिर तुमसे बात करूंगा। मेरे साथ हो रही है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 आज 26 नवंबर 2023 को इक़्तिदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब आप मेरे साथ संकल्प लो कि हम भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए राजनीतिक शक्ति हासिल करेंगे। अपने दल आजाद समाज पार्टी काशीराम को ताकतवर बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं मान्यवर काशीराम जी के अधूरे सपने को पूरा करने का काम करेंगे। और जब तक उनके सपने पूरे नहीं होते हम चैन से नहीं बैठेंगे। नहीं, धोखा मत दो। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, बस अपने नालायक समाज को लायक बनाने का काम कर रहा हूं। देखो कैसी ताली बजाई इन्होंने, समझते हो? मैं भी समझता हूं। ये नालायक सुन के खुद को देखो कितना खुश हुए। देखा आपने? जो समाज इतना भोला हो उसको तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। राज वो लोग करते हैं जो समझदार लोग होते हैं। बेवकूफ लोग कभी राज नहीं करते। जब तक लापरवाह रहोगे, गैर जिम्मेदार रहोगे, कमजोर रहोगे, तब तक राज तो बहुत दूर की बात है। कुर्सियों के आसपास भी भटकने देगा कोई आपको। राज करना है तो राज जैसी सोच पैदा करो, समझते हो? राज जैसी सोच लापरवाह लोगों की नहीं होती, गैर जिम्मेदार लोगों की नहीं होती। पहले जिम्मेदार बनो, अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाओ और फिर अपनी उसकी हिसाब की मदद करो, तब जाके आएगा राज। बहुत बहुत धन्यवाद।